अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल फास्ट एल्गो सॉल्यूशन पे। ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है ऑटो ट्रेडिंग को लेकर। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम ऑटो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग को आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सी ज़्यादा सही ट्रेडिंग स्टाइल है, कौन सी कम। बल्कि हम दोनों को कंपैरेटिवली देखेंगे कि दोनों की इश्यूज एक दूसरे को इंटर रिलेटेड करके कैसे बेहतरीन सॉल्व हो सकते हैं। तो इसको एक आम यूज़र को सिखाने के लिए जो मिथ, प्रॉब्लम, मिसकंसेप्शंस हैं, कोशिश करूंगा मैं अपनी वीडियोस को इस तरह सीरीज में लेके आऊँ कि वो क्लियर हो सकें। आपने भी ये करना है कि अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं, क्योंकि आपको ये कंटेंट यूट्यूब पे, बुक्स में और बाकी किसी जगह अवेलेबल नहीं होगा। हमारा 9-10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑटो ट्रेडिंग को लेकर। और इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरीके से ये चीज़ें एक दफ़ा आपकी बेस क्लियर कर दूं कि आपकी ना सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि आपकी जो एज ए ट्रेडिंग आप अपना एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों में भी ये आपकी हेल्पफुल हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने नोट करना है वो ये है कि हमें सबसे पहले किसी भी काम को सीखने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। जैसे आप जब मैनुअल ट्रेडिंग सीखते हैं तो शुरू में ज़ाहिर बात बेसिक कोर्स के नाम पर आपको जो करवाया जाता है आमतौर पर उसमें यही होता है कि आप मार्जिन, लीवरेज, टर्मिनोलॉजी, ब्रोकर, मेटा ट्रेडर क्या है, बाकी सब चीज़ें, ये इन चीज़ों को सीखते हैं। तो लेकिन ऑटो ट्रेडिंग में अपनी एक ख़ास किस्म की टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका अपना एक ख़ास कह लें मीनिंग होता है, उसी से उस चीज़ का एक ख़ास फंक्शन रेलिवेंट है। तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज अगर पहले पता होंगी तो फिर आगे जाके जब इनका बार बार जिक्र आएगा, इस्तेमाल आएगा, तो फिर आपके लिए वो आसान होगा। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, बार बार देखना है और अपने नोट्स भी तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। तो टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले ऑटो ट्रेडिंग और सेमी ऑटो ट्रेडिंग एक वर्ड आता है। सेमी ट्रेडिंग, ऑटो ट्रेडिंग बेसिकली क्या चीज़ है? ऑटो ट्रेडिंग नॉर्मली लोगों को कॉन्सेप्ट ये है कि कोई फाइल ऑटो टाइप की लगाएंगे, उसमें कोई मनी मॉडल होगा, वो खुद ब खुद ट्रेड करेगा और हमें शायद पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने इसको एक ही कॉन्सेप्ट से सीखना है। ऑटो ट्रेडिंग आपको वो मसले हल करने में हेल्प करेगी जो बेसिकली एज ए ट्रेडर आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम पेश करते हैं। अब एज ए ट्रेडर आपका कैरियर 10 साल पे भी हो सकता है, 1 साल पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी टाइप के ऐसे टेक्निकल फेसिस किए हैं प्रॉब्लम्स के। तो हमने इसको इस तरह से लेना है कि ऑटो ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग के उन मसाइल को हल करने का एक बेहतरीन जरिया है जो आमतौर पर ट्रेडर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल रिसोर्सेज ना होने की वजह से। और सेमी ऑटो ट्रेडिंग का मतलब है कि आप मैनुअल ट्रेडर, एज ए मैनुअल ट्रेडर का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टूल ना यूज हो रहे हों, आप मोस्टली स्क्रीन पर प्रेजेंट हों, आपका एनालिटिकल अप्रोच, आपकी मनी मैनेजमेंट, ट्रेड इन होने से आउट होने तक आपकी प्रेजेंस ज़रूरी हो। तो ऐसी चीज़ों को जब आप थोड़ा सा सेमी ऑटो कर देंगे, सेमी ऑटो मीन्स के जहाँ पे आपकी मिसाल ले लें, कोई फाइल या सर्विसेज ऐसी हैं जो आपकी मनी मैनेजमेंट को सपोर्ट कर देती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अपना मनी मैनेजमेंट का प्रेशर नहीं लेना पड़ता, या आपकी एनालिटिकल अप्रोच को इजी कर देती हैं। तो हमेशा से मैनुअल ट्रेडिंग के बाद जो फेज ऑफ कैरियर आता है वो सेमी ऑटो ट्रेडिंग होता है। फिर ऑटो ट्रेडिंग या फुली ऑटो ट्रेडिंग का फेज आता है। तो ये तीनों फेजेस जो हैं वो बेसिकली ट्रेडर को एक अप्रोच देती हैं कि वो ट्रेडिंग के मसाइल को कैसे हल करेगा। ठीक है। सेकंड, अब इसमें टर्मिनोलॉजी नोट करें, वो है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब फ्रेमवर्क जो है बेसिकली उसमें आपको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है पहले। मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपने दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। एक होती हैं जिसको आप आमतौर पर एक फाइल या ऐसी ऑटो फाइल कहते हैं जिसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी, आपकी मुख्तलिफ इनपुट्स, आपकी मनी मैनेजमेंट, आपके ट्रेडिंग फिल्टर, ये सब कुछ उसमें लगे होते हैं। इसको हम आम तौर पर ईए कहते हैं, या एक्सपर्ट एडवाइज़र, या ऑटो ट्रेडिंग फाइल कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह से एक फाइल ऐसी बनती है जो ऑटो ट्रेडिंग की ही तरह से एक इनपुट फाइल होती है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है बेसिकली किस चीज़ से? ईए से। ईए बेसिकली एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है। आप जो बताएंगे एग्जैक्टली वही परफॉर्म किया जाएगा, आप उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, बहुत चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क ऐसी फाइल होती हैं जिसके अंदर आप बेसिकली ईए और स्ट्रेटजीज को क्रिएट करते हैं। इसको ये भी नहीं कहा जाएगा कि आपकी बेसिकली जो
ये फाइल है ये खुद से कोई है, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब है इसमें कुछ ऐसी इनपुट्स और तरीकाकार रखा गया होता है कि आप मुख्तलिफ टाइप की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह बहुत सी चीज़ें जो इवन कोई ये डेवलप करने से पहले आप किसी आइडिया को कह लें कि चेक करना चाह रहे होते हैं स्क्रीन पर, क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन है एक तरह का, ठीक है। तो हमने फ्रेमवर्क्स भी यूज़ करने हैं, तो इसलिए आपको फ्रेमवर्क का भी पता होना चाहिए। ऑटो ट्रेडिंग के अंदर फ्रेमवर्क्स एक नई टेक्नोलॉजी है, आप बहुत कम हैं कि अगर आप जानते भी हों ऑटो ट्रेडिंग का, आपने कुछ सीखा या पढ़ा भी हो, तो आपने फ्रेमवर्क पे अभी तक काम नहीं किया होगा। तो इस चैनल पे आपको ना सिर्फ ये सिस्टम मेकिंग और आइडिया से लेकर प्रोडक्ट बनाने की सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, बल्कि टिपिकली फ्रेमवर्क्स और फ्रेमवर्क्स में कैसे काम किया जाता है और किस तरह से एडवांटेज देते हैं एक ट्रेडर को कि वो अपने आइडियाज़ को कंपाइल कर सकता है इससे पहले कि उस स्ट्रेटजी को यूज़ करे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि फ्रेमवर्क्स में ऑटोमेशन का काम कैसे किया जाता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं विचुअल ट्रेड टेस्ट आता है। विचुअल ट्रेड टेस्ट बेसिकली क्या है कि जैसे आप नॉर्मली सुनते हैं कि आपने एक डेमो अकाउंट ओपन किया और डेमो अकाउंट के अंदर आपने जब ट्रेड की, तो मोस्टली लोगों का ये क्लेम होता है कि मेरा डेमो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन जब मैं रियल के ऊपर आता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आती है कि मेरी वो चीज़ें उस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? इसलिए कि आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। डेमो अकाउंट कोई टेस्ट के लिए नहीं बना, यानी डेमो अकाउंट कोई टेस्टिंग अकाउंट नहीं है। टेस्टिंग का मतलब ये आ गया कि आपने कोई भी आइडिया जो टेस्ट करना है, उसके लिए एक स्पेशल फ्रेमवर्क और तरीकाकार होता है। तो डेमो अकाउंट टेस्टिंग अकाउंट नहीं कहलाता, वो एक तरह का ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सिर्फ उसका नाम डेमो है, बाकी सब फंक्शन रियल वाले ही होते हैं। तो जब हमने टेस्ट करना है किसी आइडिया को, तो हमें उसके लिए विचुअल ट्रेड टेस्टिंग मेथड को फॉलो करना है। वो कैसे होता है वो डेफिनेटली आपको वीडियोस में मैं बाकायदा तफसील के साथ बताऊंगा। यहीं से आपको समझ आएगी कि बेसिकली बिगनर्स बेचारे 90% क्यों लॉसेस करते हैं, क्यों उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, क्यों बेचारे कोर्सेज पर कोर्सेज करते रहते हैं और इस फैंटेसी में बेचारे फंसे रहते हैं बहुत देर तक कि हमने कोई एनालिटिकल अप्रोच इख्तियार कर ली तो शायद हम कामयाब हो जाएंगे, कोई नया कुलिया मिल जाएगा, कुछ स्पेशल मेथड मिल जाएगा। ये सब चीज़ों से आपको निकालने के लिए ही मैं इस चैनल पे आपके साथ ये सारा नॉलेज शेयर करूंगा। अच्छा, इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें डाटा काइंड आ रही है। डाटा काइंड बेसिकली क्या चीज़ है? आपने जो भी चीज़ टेस्ट करनी है कि आइडिया की, जारी बात है वो चार्ट पे आपका जो डाटा अवेलेबल होता है, यानी कि बेसिकली आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जो स्क्रीन देखते हैं, जो डाटा चलता है, जो मार्केट डाटा है ओपन लो हाई क्लोज के साथ, इस डाटा को किस तरह से सर्वर से डाउनलोड किया जाता है, इसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डाटा पर जब आप टेस्टिंग करते हैं तो आपके रिजल्ट वेरी हो सकते हैं, डाटा कितनी टाइप का होता है, आप इसको किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। तो डाटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किस चीज़ में? आपकी ट्रेडिंग की टेस्टिंग में, ऑटोमेशन के अंदर। तो डाटा के लिए हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में आगे करेंगे। अभी आप एज ए टर्मिनोलॉजी याद करें, जब भी हम डाटा का बात करेंगे तो बेसिकली वो बैक टेस्टिंग डाटा की बात हो रही होगी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी वो इनपुट टाइप्स हैं। इनपुट टाइप्स बेसिकली क्या होती हैं कि जब मिसालें अभी मैंने आपको बताया था, आपकी कोई ऑटो ट्रेडिंग ईए या फ्रेमवर्क की फाइल है, तो उसके अंदर बहुत से ऑप्शंस होते हैं उसको यूज़ करने के, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में इनपुट्स कहा जाता है। अब ये जो इनपुट्स होती हैं इनकी कुछ टाइप्स होती हैं। एक तो है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल इनपुट्स। इंडिविजुअल इनपुट्स का मतलब है कि ये जैसे आप मिसाल ले लें, आपका एक मोबाइल है। अब मोबाइल में ज़ाहिर बात है बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन आप वो सारे फीचर यूज़ नहीं कर रहे। आप सिर्फ बहुत से ऐसे फीचर जो कॉमनली आपके काम को करते हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि एक इंडिविजुअल इनपुट्स होती हैं जिनका मकसद होता है कि आप उसको यूज़ करें या ना करें, उनका फंक्शन सिर्फ तभी काम करेगा जब आप उसको ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे, या सिर्फ उसी इनपुट को फिल अप करेंगे। तो इंडिविजुअल इनपुट्स जो हैं वो बाकी सारे सिस्टम के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं रखती, सिर्फ उनको जब यूज़ किया जाता है तब उनका फंक्शन एक्टिव होता है। और दूसरी इनपुट्स टाइप जो हैं उसको रिलेशनल इनपुट्स कहते हैं। रिलेशनल इनपुट्स जो होती हैं वो बेसिकली ताल्लुक रखती हैं पूरे सिस्टम के साथ। अगर आप रिलेशनल इनपुट्स को किसी को एक्टिव करते हैं तो वो जितनी इनपुट्स बाकी सब होंगी उनके साथ मिलके काम करेगी।
इंडिविजुअल इनपुट्स का ऐसा रोल नहीं है, इंडिविजुअल इनपुट सिर्फ अपना फंक्शन अदा करती है, उसका बाकी किसी और इनपुट्स के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। तो रिलेशन इनपुट्स बाद दफ़ा इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसी के लिए आपको स्ट्रेटजी जब बिल्ड करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि किस तरह से आप एक ही इनपुट को लेके पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरह एक रिलेशन इनपुट आपके सारे सिस्टम की बेस को चेंज कर सकती है। तो इसलिए ये जो दो टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है। और जो इनपुट्स की टाइप और काइंड है वो जब हम मुख्तलिफ सिस्टम टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली डिटेल में उसके साथ आएगी। फिर हम फिल्टर्स की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। फिल्टर्स का मतलब होता है कि आपने अपनी एंट्री एग्जिट के लिए, आपने अपने टारगेट्स के लिए, आपने जो बेसिक आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपका मॉडल है, उसको अगर आपने कोई फ़िल्टर लगा दिए, फ़िल्टर इंडिकेटर बेस भी हो सकते हैं और से बहुत से टेक्निकल फ़िल्टर भी होते हैं। फ़िल्टर्स को आमतौर पे यूज़ किया जाता है ऐसी स्ट्रेटजी को रिफ़ाइन करने के लिए, किसी स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, किसी स्ट्रेटजी का एक्स्पोनेंशियल जो रिज़ल्ट या ग्रोथ है, उसको चेक करने के लिए। तो फ़िल्टर्स का एक टर्मिनोलॉजी नोट कर लें कि फ़िल्टर्स अक्सर बाय टर्मिनोलॉजी वो चीज़ होगी, वो इंडिकेटर्स होंगे, वो टूल्स होंगे, वो मेथड्स होंगे जो बेसिकली आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मॉडल है, जो आपका ऑटोमेशन का सिस्टम है, उसको ना सिर्फ रिफाइन करेंगे बल्कि उसकी एक्स्पोनेंशियल जो ग्रोथ है उसको चेक भी करेंगे, यानी कि किस हद तक ये आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे सकता है। बाद दफ़ा आप देखेंगे किसी एक सिस्टम में एक फ़िल्टर जो होता है वो सारे सिस्टम की जान होता है एक तरह का, और बाद दफ़ा पे एक सिस्टम में आप 4-4 फ़िल्टर भी देखेंगे। तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिकली वो सिस्टम्स को देखेंगे और इन टर्मिनोलॉजीज को वहाँ पर एग्जीक्यूट होते देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। इसके बाद टर्मिनोलॉजी मनी मॉडल आती है। मनी मॉडल में आपने जो अंडरस्टैंड करना है वो ये चीज़ है कि नॉर्मली आप एक वर्ड सुनते हैं मनी मैनेजमेंट का। पता तो बहुत से लोगों को है, लेकिन उसकी उनकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें वो मनी मैनेजमेंट का रोल खास नज़र नहीं आता। मनी मॉडल समथिंग एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। जब ऑटोमेशन में मनी मॉडल का जिक्र आता है तो इससे मुराद सिर्फ मनी मैनेजमेंट ही होता है, बल्कि आप समझ लें कि मनी मैनेजमेंट और आपकी ट्रेड मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें आपस में बिल्कुल मिलकर आपका जो मॉडल तैयार करती हैं उसको कहा जाता है मनी मॉडल। तो मनी मॉडल बहुत सी टाइप के होते हैं। इंशाल्लाह जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत से मनी मैनेजमेंट के इश्यू सॉल्व होंगे, आपके इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नॉर्मल मनी मैनेजमेंट में आमतौर पर लॉट साइजिंग पे बात की जाती है, ट्रेड साइजिंग पे बात की जाती है, टीपीएसएल पे बात की जाती है, लेकिन इनके आपस में उस रिलेशन पे जो आपकी थीम के साथ काम करते हैं उन पे ज़्यादा डिस्कशन, थ्योरीज और बाकी लिटरेचर आपको नहीं मिलेगा। तो मनी मॉडल से मुराद सिंपल क्या है कि मनी मॉडल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर एक, आपका मनी मैनेजमेंट कैसे काम करेगा आपके सिस्टम में, और सेकंड, आपकी ट्रेड मैनेजमेंट कैसे काम करेगी। मतलब आपने लॉट साइज तो डिसाइड कर लिया, लेकिन क्या ये लॉट साइज कम या ज़्यादा होना चाहिए। आपने टीपीएसएल डिसाइड कर लिया, क्या इसको चेंज होना चाहिए। क्या इसको चेंज करने से आपके ओवरऑल मॉडल पे कोई फ़र्क पड़ेगा। सिंगल ऑर्डर मॉडल भी होते हैं, मल्टी ऑर्डर मॉडल भी होते हैं, तो आपका मनी मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंशाल्लाह आगे जाके हम काइंड बताएंगे। जैसे मिसाल लें कि 7 टाइप्स का अगर कोई मनी मॉडल है तो बेसिकली इस मनी मॉडल में कौन कौन सी टाइप की मनी मैनेजमेंट आती है और किस किस तरीके से इन मॉडल में आप अपनी ट्रेड मैनेजमेंट के जरिए अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ सीखने के लिए होगा इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक ना सिर्फ देखना है, अपने नोट्स भी तैयार करने हैं और इसको लाइक और शेयर भी मत करना। अच्छा से उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिपोर्ट्स बेसिकली आपका कह लें कि जिस तरह से एक डॉक्टर एक पेशेंट की कोई 10-20 सिम्टम्स को सुनता है, लेकिन उसके बाद में वो आपको कोई टेस्ट करवाने के लिए कहता है। तो टेस्ट में जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे क्या डायग्नोज होता है आपकी प्रॉब्लम के बारे में। अब पेशेंट तो ऊपर से बता रहा है ना, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा भी फील होता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स बताएंगी इसको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप ऑटोमेशन में काम करते हैं तो बेसिकली आपकी जो एक रिपोर्ट जनरेट होती है वो आपके सारे सिस्टम को डायग्नोज कर रही होती है। आपका सिस्टम जो है कहाँ पे सही काम कर रहा है, कहाँ पे गलत काम कर रहा है। मिसाल ले लें, कहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज की ज़रूरत है, कहाँ पर आप उसको मिसाल करें उसकी थीम को ट्वीक कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, किसी इनपुट की ज़रूरत है, किसी इनपुट की अब नहीं ज़रूरत। ये सारी चीज़ें कौन बताएगा आपको,
आपकी जो रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, रिपोर्ट कैसे जनरेट की जाती हैं, रीड कैसे की जाती हैं, किस तरह से आप एक रिपोर्ट को देखकर उसकी जो स्ट्रेटजी सीम है किसी सिस्टम की उसको फाइंड कर लेंगे कि ये कौन सी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, ठीक है। किस तरह से ये सिस्टम जो है वो आपका मजीद बेहतर हो सकता है या इसमें क्या गुंजाइश है, ये सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग के अंदर, रिपोर्ट्स मेकिंग के अंदर, रिपोर्ट्स रीडिंग के अंदर आती हैं। तो रिपोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोमेशन का, तो इसके ऊपर भी आगे जाके हम डिटेल में काम करेंगे। फिर आपके ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ्स नॉर्मली ये होते हैं कि जब आप ऑटोमेशन की टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर आपके दो तरह के ग्राफ बन रहे होते हैं। एक आपका नॉर्मली ग्राफ होता है, एक साथ में इक्विटी ग्राफ होता है, यानी एक कैपिटल है और एक इक्विटी, यानी आपका अपना पैसा जो है वो जाहिर बात है आपने जो इन्वेस्ट किया होता है वो कैपिटल कहलाता है। इक्विटी जो आप प्लस माइनस कर रहे होते हैं वो कहलाती है, ठीक है। अब ये दो ग्राफ का साथ साथ ऊपर नीचे होना, मुख्तलिफ टाइप्स की फॉर्मेशन बनाना, इसको रीड करना, इससे फाइंड करना कि आपका ग्राफ किस तरह का होना चाहिए। अल्टीमेटली आप तो ये चाहेंगे कि सीधा ऐसा ग्राफ बन जाए और मुझे प्रॉफिट आ जाए, लेकिन ऐसा रियलाइजेशन में नॉर्मली नहीं होता। आपको उसके अंदर कोई ना कोई पीस डाउन, कोई पर्क्स, कोई चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ें ऑप्टिमाइज करनी पड़ती हैं कि इन दोनों चीज़ों को, यानी कि जो पैसा लगाया जा रहा है जाहिर बात है उसमें से खर्चा भी जाएगा, उसमें से री इन्वेस्ट भी किया जाएगा, तो उसकी कुछ शेप बनेगी। तो आमतौर पर जो रिपोर्ट्स और ग्राफ को पढ़ना सीख लेते हैं तो समझ लें आपने 40% ऑटो ट्रेडिंग का सिस्टम समझ लिया। समझ रहे हैं, ये कोर है इस चीज़ की। तो इसमें ग्राफ्स कैसे बनते हैं, कैसे रीड होते हैं, कितनी फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे जाके रीड करेंगे बाकायदा तौर पर। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम अगली टर्मिनोलॉजीज पर जाते हैं। आगे आप वर्ड देख रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन का। ऑप्टिमाइजेशन होती है किसी भी सिस्टम को कितना ज़्यादा आप ट्वीक कर सकते हैं। बाद सिस्टम ऐसे होते हैं कि जैसे मिसाल लें कि कोई सिस्टम बना है, उसके अंदर कोई अ, कुछ इनपुट्स हैं, कुछ इनपुट्स का मतलब हम मिसाल लेते हैं उसमें कोई 4, 6, 7 इनपुट्स हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मिसाल के लिए बता रहा हूँ कि कोई थोड़ी-सी 7-10 के करीब इनपुट्स हैं। अब इस सिस्टम को हम कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम का एक रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है? वो आपको लग रहा है कि आपके सिस्टम का रिज़ल्ट तो अच्छा है, लेकिन आप उसको मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इसके कर्व ग्राफ को मैं यहाँ से थोड़ा-सा इस साइड में ले जाऊँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो है इक्विटी इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो मेरा कैपिटल है वो कम से कम लॉस शो करे। तो ऑप्टिमाइज़ेशन में वो मेथड और वो तरीकाकार आते हैं जो बेसिकली आपको आपके सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए होते हैं। हर सिस्टम में ऑप्टिमाइज़ेशन के अपने कुछ रूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ें ऑप्टिमाइज़ेशन में वो सब पे अप्लाई हो जाएँगी। हर सिस्टम को जिस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ चलाया या बनाया जाता है उसमें ऑप्टिमाइज़ेशन के रूल भी उसके हिसाब से काम करते हैं। देखिए आमतौर पे ऑप्टिमाइज़ेशन बस ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि आपकी ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये जो 2 चीज़ें हैं इनके साथ ही रिलेट करती है, जो हमने पहले टर्मिनोलॉजी में अभी थोड़ी देर पहले उसको देखा है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज़ को नॉर्मली हमने सिंपल 3 काइंड में अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? एक है सिंपल स्ट्रैटेजी। सिंपल स्ट्रैटेजी को मतलब कोई बिगिनर है, स्ट्रगलर है, वो जल्दी से ऑटोमेशन की उन स्ट्रैटेजीज़ को अंडरस्टैंड कर लेगा, वो इतनी हार्ड नहीं होती अंडरस्टैंड करना, ठीक है? सेकंड है कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज के लिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको पहले पता होना चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मार्केट के स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स आने चाहिए, मार्केट के बारे में कुछ डीपली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एनालिटिकल अप्रोच ज़्यादा मैच्योर होनी चाहिए। तो कह लें कि कॉम्प्लेक्स मॉडल्स पे काम करने से पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस ज़रूरी होती है ऑटोमेशन में। तो ऑटोमेशन जो कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हर तरह के मॉडल को ना सिर्फ फैसिलिटेट करती है बल्कि आपको एक अप्रोच देती है अपनी ट्रेडिंग को मजीद मैच्योर करने की। तो जब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉडल देखेंगे तो फिर आपको ये फ़र्क वाज़ेह नज़र आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी सिंपल सी स्ट्रैटेजी को उठा के सिर्फ ऑटो कर देंगे तो ये ऑटोमेशन या ऑटो ट्रेडिंग कहलाती है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सी बात ऐसी स्ट्रैटेजी है जिनको ऑटोमेट किया नहीं जाता कि वो इतनी सिंपल है, वो आप हाथ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बाय कह लें कि ह्यूमन माइंड जो एग्जीक्यूट हो सकती हैं, आप खुद से आप उनको चार्ट पे डील कर सकते हैं, तो आमतौर पे वो सिंपल स्ट्रैटेजीज़ में ही आती हैं। और इसमें सेमी ऑटो मॉडल भी आमतौर पर सिंपल स्ट्रैटेजीज़ में ही काउंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स में थोड़े से जब मैं इसकी कुछ एग्जांपल और सिस्टम आपसे शेयर करूँगा, आपको इसका आइडिया हो जाएगा। फिर आ जाते हैं मल्टी मॉडल्स स्ट्रैटेजीज़। मल्टी मॉडल का मतलब है जिसमें एक स्ट्रैटेजीज़ नहीं है, 2 या 3 या मिसाल ले लें 4 मनी मॉडल्स इकट्ठे किए गए हैं
और किसी एक थीम पे अप्लाई किए गए हैं या 3-4 थीम्स इकट्ठी की गई हैं, उन पर एक मनी मॉडल अप्लाई किया गया है। तो ऐसी सूरत में क्या हो रहा है, ये मल्टीपल स्ट्रेटजीज का मॉडल कहलाता है। तो ऑटोमेशन में आप फर्स्ट टाइम ये देखेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे कि सिंपल स्ट्रेटजीज कैसे मेक होती हैं, कॉम्प्लेक्स पे काम कैसे होता है और मल्टी मॉडल कैसे काम करते हैं। ये वो प्रीमियम मटेरियल है जो मैं आपको अपने 8-9 साल का इस चैनल पे इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो आपने लाजमी इसको देखना है, समझना है, शेयर भी करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसको लाजमी, मैंने देखें ये जो प्रेजेंटेशन है इसीलिए बनाई है कि मैं बजाय आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे लेके जाऊं, उससे पहले आपकी एक बेस क्लियर हो जाए मेंटली तौर पर। आपको पता हो कि हम जौन सी वर्डिंग यूज करेंगे, जो सिस्टम यूज करेंगे, जो मेथड यूज करेंगे, तो ऐसा ना हो कि आपको एक रैंडमाइजेशन लगे, आपको लगे कि भाई ये कौन सी बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। 8-9 साल में हमने लोगों के क्वेश्चंस देखे हैं, उनकी प्रॉब्लम देखी हैं, उनको रिजॉल्व किया है। ऑटोमेशन ने बेहतरीन तरीके से मैनुअल ट्रेडिंग को जिस तरह सपोर्ट किया है, ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस में गुजरी है। तो इसलिए ये जो प्रेजेंटेशन है नहायत इम्पोर्टेंट है, इसको आपने तसल्ली के साथ ना सिर्फ समझना है बल्कि नोट भी करना है, क्योंकि जब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इस पे कुछ वर्कशॉप और तरीकाकार बनेगा, फिर आप इसके अंदर वो मेरे से डिस्कस भी कर सकेंगे अपने मेथड्स को, थीम को, लर्निंग को। अभी सिर्फ ये आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप थीम को पढ़ें। अब थीम क्या चीज़ होती है? थीम होती है आपका वो स्टाइल, थीम को आप स्टाइल कह सकते हैं। स्टाइल का मतलब है कि आपके ट्रेडिंग का एक खास स्टाइल या मेथड जो आपको डिफरेंट करता है किसी से, किसी और मेथड से, ठीक है। अब बाद दफ़ा क्या होता है कि मैनुअल ट्रेडर भी आमतौर पर मैनुअल ट्रेडिंग में ना मल्टीपल मेथड यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना स्टाइल या थीम डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे अगर किसी स्ट्रेटजी पूछी जाए तो उसमें एक मलगूबा सा बना होता है, मनी मैनेजमेंट आमतौर पर उसने लगाई होती है किसी नई ट्रेडिंग की, और कर वो ट्रेंड ट्रेडिंग रहा होता है। तो बाद दफ़ा वो ट्रेंड ट्रेडिंग करता है लेकिन वो नाम ले रहा होता है प्राइस एक्शन का। अब वो प्राइस एक्शन कर रहा है तो उसको नहीं पता ये कौन सा प्राइस एक्शन है, कि ये ट्रेंड ट्रेडिंग में यूज होता है या ट्रेंड ट्रेडिंग कौन सी फॉर्मेशन में यूज होता है। तो थीम एग्जैक्टली का मतलब ये है कि आपको पता हो आपका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या है। याद रखिएगा ये चीज़ की क्लैरिटी होना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप सिस्टम यूज़ करेंगे तो बहुत से सिस्टम क्लासीफाई होते हैं इस चीज़ को लेकर के आपकी थीम पहले क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ये सिस्टम भी पैसे पे काम करेगा, ठीक है, प्रॉफिट रिस्क और सब चीज़ों पे, और एग्जैक्टली ये सिस्टम भी ऐसे काम करेगा, लेकिन दोनों सिस्टम की थीम 180 डिग्री पर डिफरेंट हो सकती है। 180 डिग्री पर डिफरेंट, ये जिस तरह काम करता है बिल्कुल इसके ये ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि पैसे मार्केट में इन आउट करने के इतने मेथड्स हैं कि जो भी आप एज ए ह्यूमन माइंड कंपाइल भी नहीं कर सकते। तो 180 डिग्री पे डिफरेंट थीम्स भी काम करती है मार्केट में, ऐसे ट्रेडर मौजूद हैं बाकायदा तौर पर जिनके स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जो है एक दूसरे से ऑपोजिट और दोनों ही बेस्ट ट्रेडर होते हैं, ठीक है। तो थीम और स्टाइल का अंडरस्टैंड करना बाय कॉन्सेप्ट ऑटोमेशन का एक हिस्सा है, ताकि आपको पता चले जब कोई सिस्टम काम करता है तो वो किस थीम पे काम कर रहा है, कौन सा स्टाइल है फॉलो कर रहा है, ताकि उस स्टाइल की लिमिट्स का, प्रॉब्लम्स का आपको पता चल सके। ऐसा नहीं है कि आप ज़बानी किसी को कहेंगे कि मुझे एक इस तरह का ऑटो सिस्टम चाहिए जिसके अंदर बस ऐसा हो और ऐसा कर ले और वैसा कर ले। ये सारी चीज़ें हवा में चलती हैं, फिर इसीलिए आप एक्सप्लॉइट होते हैं इन चीज़ों के नाम पर। ऑटो ट्रेडिंग के नाम पर लोग आपको ऑटो ट्रेडिंग की प्रोडक्ट्स बेच देते हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना आपने, ठीक है। फिर हम ट्रेंड फॉर्मेशंस की बात करें। ट्रेंड फॉर्मेशन वो अल्टीमेटली तरीकाकार है जो आपने अगर अंडरस्टैंड किया तो समझ लें आपकी जो मेच्योरिटी ऑफ मार्केट में एज ए ट्रेडर है वो खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएगी। ट्रेंड्स का मतलब है, जैसे मैं एक आइडियल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, एक मैं स्विंग ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, एक मैं चौपी सा ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूँ, एक मैं मार्केट में बहुत न्यूज़ ओरिएंटेड और अब्रप्ट किस्म का ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतने तकरीबन 7 से 9 टाइप्स की ट्रेंड डिफरेंट फॉर्मेशन आएंगी जिसमें ये सारे ट्रेंड क्या कहलाएंगे, ट्रेंड ही कहलाएंगे। इन सबको क्या कहा जाएगा, ये मार्केट में बाई या सेल के ट्रेंड हैं। लेकिन इन सारे ट्रेंड्स को जब ऑटोमेशन में डील किया जाता है तो इनकी फॉर्मेशंस को डील किया जाता है। अब ये मिसाल ले लें, ये इसमें जो डेफिनेशन है हायर हाई होने की, ठीक है, और हायर लो होने की, वो सेम वही है जो आप किसी और ट्रेंड में देखेंगे। तो सब में डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी कि इसमें हाइज बन रही हैं वो इस तरह से बन रही हैं, ठीक है।
इसमें हाइज बन रही हैं वो इस तरह से बन रही हैं, इसमें हाइज बन रही हैं वो इस तरह से बन रही हैं, ठीक है। इसमें हाइज बन रही हैं वो आपकी इस तरह से बनेंगी। तो जब ऑटोमेशन में हम किसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं या ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजीज को करते हैं तो उसके अंदर फॉर्मेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। फॉर्मेशंस ही वो सारी चीजें हैं जिसको असल में आपने एज ए प्रॉब्लम टैकल करना है, एज ए सिस्टम आपने उनके सोल्यूशन निकालने हैं कि किस तरह से आपका सिस्टम इतना जनरलाइज फॉर्म में होना चाहिए कि वो मैक्सिमम फॉर्मेशंस को फॉलो कर सके। ये कहना तो बड़ा आसान होता है कि मेरा एक सिस्टम है जी, वो हर तरह की मार्केट में काम करता है, हर तरह की न्यूज़ पे काम करता है, हर तरह का कह लें मार्केट का फॉर्मेशन फॉलो कर सकता है। ये इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। कहने को तो कोई भी नारा लगाया जा सकता है, लेकिन जब आप अंडरस्टैंड करेंगे फिर आपको खुद ब खुद चीज़ का पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है और आप कौन से टिपिकल एक एसेट को टारगेट कर रहे हैं जिसके अंदर ट्रेंड फॉर्मेशन दूसरी दूसरे एसेट क्लास से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए एक सिस्टम वेरी कर सकता है दूसरी एसेट क्लास में काम करने से, जो आपने एक ट्रेंड फॉर्मेशन में बहुत अच्छा काम करते देखा लेकिन दूसरे ट्रेंड में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए आपको जो टर्मिनोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इसमें आगे जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज है। टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज में आपने दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। नंबर एक, कि अगर आपकी स्ट्रेटजी, मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ इसको आसानी के लिए, कि अगर आपकी स्ट्रेटजी टाइम फ्रेम डिपेंडेंट है, ठीक है, टाइम फ्रेम डिपेंडेंट, इसका मतलब ये होगा कि हमारी स्ट्रेटजी में इसको जब टेस्ट किया जाएगा तो हर डिफरेंट टाइम फ्रेम को डिफरेंट अंदाज में लिया जाएगा। जैसे आपको अगर एक सिस्टम दिया जाए और कहा जाए कि इसको आपने 30 के टाइम फ्रेम पे भी टेस्ट करना है, ठीक है, इसको आपने H4 पे भी टेस्ट करना है, ठीक है, इसको अपने डे पर या 15 मिनट पे भी टेस्ट करना है। तो इसका मतलब होगा ये जो स्ट्रेटजी थीम है ये हर टाइम फ्रेम में डिफरेंटली वे में रिजल्ट दिखाती है। तो ये क्या होगी, टाइम फ्रेम डिपेंडेंट स्ट्रेटजी हो जाएगी, ठीक है। ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको जब टेस्ट किया जाएगा तो हर टाइम फ्रेम में उसका डिफरेंट रिजल्ट आएगा। और एक होती है आपकी पिप बेस्ड स्ट्रेटजीज, ठीक है, वो जरा डिफरेंट होती है। पिप बेस्ड स्ट्रेटजीज में आपको टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं होती बल्कि आप उसमें किसी भी टाइम फ्रेम में उसका सेम रिजल्ट देख सकते हैं। और टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज में वो भी आती है जिसमें आप टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस को यूज करते हैं, मतलब 2 से 3 टाइम फ्रेम को मिला के उसके बाद उसका नेट कन्फ्लुएंस यूज करते हैं। तो टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, बहुत सी आप स्ट्रेटजीज ऑटोमेशन में देखेंगे जो प्रॉब्लम मैनुअल ट्रेडिंग में भी आता है। जैसे आप सिग्नल ले रहे हैं एक टाइम फ्रेम में लेकिन दूसरे टाइम फ्रेम में उसका वो सिग्नल नहीं आ रहा, तो आपको कन्फ्लुएंस के बगैर फॉलो करना मुश्किल है। तो इन स्ट्रेटजीज को कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम में, सिंगल टाइम फ्रेम में, पिप बेस्ड स्ट्रेटजी में काम किया जाता है, ठीक है, मैंने साथ ही आपको कवर कर दिया पिप बेस को भी और टाइम फ्रेम बेस को भी। तो ये टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज होंगी ताकि आपको सिस्टम के स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग का पता चले और उसकी जो मैंने आपसे पीछे सारी जिक्र की है ना अभी तक आपको बताई हैं टर्मिनोलॉजी, ये सारे लिंक है आपस में। जैसे जब हम सिस्टम पे काम करेंगे तो बाकायदा तौर पर उसमें ये सारी चीजें लिंक होंगी। जैसे मैं कहूंगा ये पिप बेस्ड स्ट्रेटजीज है, इसका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग ट्रेंड फॉर्मेशन है, कौन सी फॉर्मेशन है, ये स्ट्रेटजी सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, इसको हम इस तरह ऑप्टिमाइज करेंगे, इसमें ये मनी मॉडल काम करेगा, ये इनपुट रिलेशन है। तो सारी सिस्टम की फिर आपको समझ आएगी। तो ऑटोमेशन जस्ट कोई ऐसे बच्चों का खेल नहीं है। एज ए ट्रेडर आप शुरू में जाएं और आप कहीं से भी कोई सिस्टम लेके चला देंगे। बड़े बड़े फंड्स की जो हैं उनकी बहुत मल्टीपल टीम्स होती हैं, मेच्योर किस्म की मैथमेटिशियंस होते हैं जो उनके एल्गोस को फॉलो अप करते हैं, मैनेज करते हैं। डेफिनेटली ज़ाहिर बात है वो एक हाई लेवल की बात है, वहाँ पर आपको 1 लाख लाइन का कोड मिलेगा बेसिकली डील करने के लिए। हम अभी उन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल वो ऑटोमेशन जो एक इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर डील करता है, ठीक है, हम थर्ड टायर की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी आपको कम से कम ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर आप ऑटो ट्रेडिंग को बहुत मुश्किल है आपके लिए, आपके वो रिसोर्सेज नहीं होंगे, आप उसको बिल्टअप नहीं कर सकते। तो समझ लें बाद लोगों का कॉन्सेप्ट पता है कि ऑटोमेशन को लेके हमने अक्सर सवाल सुने ये कि ऑटोमेशन से मुझे शायद ये फायदा होगा कि मुझे अब टाइम नहीं देना पड़ेगा, मेरा सिस्टम खुद ही चलता रहेगा तो चलो मैं कुछ और काम कर लूंगा। नहीं, जब आप ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं या मैनुअल ट्रेडिंग की, ये दोनों सेम चीजें हैं। इसको मिसाल ऐसा ले लें, आपने किसी ऐसे पर्सन को पैसा दे दिया जिसको ट्रेडिंग करनी नहीं आती। अब मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होगा, आपका लॉस होगा, जारी बात है। इस तरह ऑटो ट्रेडिंग में समझ लें आपने कि ऑटो सिस्टम को अपना पैसा दे दिया लेकिन आपको पता ही नहीं वो काम कैसे करता है, तो भाई वो भी आपका काम खराब ही करेगा ना फिर सूट चाल में। तो आपको दोनों साइड पे एज ए ड्यू डिलिजेंस का काम करना है।
एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है कि आपकी जिम्मेदारी है। पैसा लगाने से पहले आपको उस प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर आप चाहे पर्सन पे पैसा लगाएं, प्रोडक्ट पे पैसा लगाएं, फिर डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना ड्यू डिलीजेंस पूरा ही नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, फिर तो एक्सक्यूजेस खत्म ही नहीं होंगी ना, कि किस वजह से ऐसा हो गया, किस वजह से लॉस हो गया। तो अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और अगर आप ये चीज़ एक बार गेट कर गए तो ना सिर्फ लाइफ टाइम आपको काम देगी, बल्कि आपके प्रॉफिट लॉसेस और बहुत सी चीज़ों में आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो अच्छा जी, अब हम इसमें देखते हैं मैथ स्ट्रेटजीज क्या होती है। मैथ स्ट्रेटजीज का मतलब ये होता है कि ऐसे कैलकुलेटेड मॉडल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होता है, मैथ्स यूज होता है। यानी आपका प्लस, आपका माइनस, आपका मल्टीप्लिकेशन, आपका डिवीजन, ठीक है, और आपकी इक्वेशंस। इक्वेशंस का मतलब है कि जो आप 1/2 की इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सिर्फ मैथ्स यूज होता है। आप हैरान होंगे, ऑटोमेशन आपको वो पूरा डायनेमिक देती है जहां पर आपको चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं, कोई एनालिसिस थीम की जरूरत भी नहीं, इवन आपको फंडामेंटल अप्रोच की भी जरूरत नहीं। सिर्फ मैथ, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो मैथ बेस आप अपने पैसे को इन आउट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि मेहनत तो आपको हर साइड पे करनी पड़ेगी। बीइंग अ मैनुअल ट्रेडर, आपको तब अपनी स्किल्स को होन करना है, स्क्रीन टाइम को मेच्योर करना है, फिर कहीं जाके आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्किल बेहतर। तो ऑटोमेशन में आपको उसमें भी मेहनत करनी है, उसमें भी टाइम देना है, उसकी टेस्टिंग में भी टाइम लगता है। जब टेस्ट रिपोर्टों को हम बनाना शुरू करेंगे, आपको समझ आएगी कि 60-70 रिपोर्टों को जनरेट करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं है तो वो फील्ड में आके हो जाएगा। अगर ऑटोमेशन में आ रहे हैं तो समझ लें आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन और मैथ जो है ना वो अच्छा बन जाएगा कहीं ना कहीं पर। तो इस तरीके से हमने मैथ बेस्ड स्ट्रेटजी, तो मैं अभी सिंपल से सिंपल इसको रख रहा हूँ ताकि आपको एक जो बेस कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए, जो आपके मिथ है ना ऑटो ट्रेडिंग को लेकर वो क्लियर हो जाए, जो लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं ना ऑटो ट्रेडिंग के नाम पर, आपको वो नॉलेज मिल जाए कि उसके बाद आप 4 सवाल करें ऐसे पर्सन से जो ऑटो ट्रेडिंग का क्लेम कर रहा है, तो आपको पता चल जाए ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपल रखना है टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज है किस तरह की, और पिप बेस्ड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और मैथ बेस्ड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ठीक है। इस पे हम आगे जाके बात करेंगे डिटेल में। फिर आता है चार्ट टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, बहुत से लोगों को पूछते हैं कि भाई आपने जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं क्या आपने उसको टेस्ट किया है, तो हमें जो आंसर मिलता है, हाँ जी सर मैंने इसको टेस्ट किया है। पता चलता है कि वो जो उसने चार्ट के ऊपर कोई फॉर्मेशन थी वहां पर अपनी एंट्री एग्जिट को देखकर उसने समझा कि यहाँ यहाँ पर अगर मैं पैसा लगाता तो मुझे साफ पता था मैं इतने कमा लेता। भाई ये टेस्टिंग टेस्टिंग नहीं होती। इसको चार टेस्ट कहा तो जाता है लेकिन ये इस तरह से नहीं होता। इसके लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक तरीका है विजुअल टेस्टिंग का, अगर वो फॉलो करते हैं तो फिर ये कहलाएगा आपका चार्ट टेस्टिंग, ठीक है। फिर एक बैक टेस्ट आता है, ये ऑटोमेशन और सेमी ऑटोमेशन में यूज होगा। फिर एक फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है जिसको आपकी डेमो रियल अकाउंट पे लगा के टेस्ट करते हैं। फिर एक होता है हाइपोथेटिकल टेस्ट। बहुत सी स्ट्रेटेजी ऐसी हैं जिनको बकायदा टेस्ट किया ही नहीं जा सकता, ये इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी फॉर्मेशन ऐसी है, उसकी कैलकुलेशन ऐसी है, उसकी एग्जीक्यूशन ऐसी है, या वो ऐसे फिल्टर्स पे काम कर रही है, या ऐसे चार्टिंग सिस्टम पे काम कर रही है कि भाई आपको सब कुछ पेपर पे ही करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इससे पहले कि आप सिस्टम को बनाएं या यूज करें। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए आपका कौन सा थीम कौन से टेस्ट को डिमांड करता है, इसके लिए ये 4 चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। यही आपकी टेस्टिंग की कोर बनेगी बाद में जाके। तो यहाँ तक ये टर्मिनोलॉजीज होगी, और इसके आगे अब हम थोड़ा सा जाएंगे और उसमें हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे इस हिस्से की जो सबसे कोर हिस्सा है। अभी तक हमने टर्मिनोलॉजीज की बात की थी, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये वो असल में हिस्सा है ट्रेडिंग का। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना समझ गए तो समझ लें कि आपको किसी और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, किसी और थीम अप्रोचेस की जरूरत नहीं। आप जब चीज का प्रॉब्लम ही समझ गए ना तो समझ लें आधा सोल्यूशन उसकी प्रॉब्लम में ही होता है। अब अब यही प्रॉब्लम तो है असल ट्रेडर की, कि उनको यही नहीं पता कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, थीम है, ये जो आप कर रहे हैं ट्रेडिंग स्टाइल, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने इसको आपके लिए आसान किया है, ऑटोमेशन चूंकि अप्रोच है इसलिए मैं इसको 4 कैटेगरीज में आपको डिफाइन करूंगा। नंबर 1, एनालिटिकल अप्रोच क्या होती है, ठीक है। एनालिटिकल अप्रोच का मतलब है कि कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जिसकी बेस पर
उसमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ऑटोमेशन अगर डील करता है तो आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन अगर ऑटोमेशन में ही आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला तो समझ लें मैनुअली आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो एनालिटिकल अप्रोचेस क्या होती हैं अभी इंशाल्लाह आगे इसकी अपनी एक कैटेगरी है पूरी, ठीक है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अभी सिर्फ बताने का मतलब ये है कि जब मैं प्रॉब्लम्स की बात करूंगा तो आपको फौरन से जेन क्लिक हो जाना चाहिए कि ऑटो ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स को डील करने का ही प्लेटफॉर्म है। ऑटो ट्रेडिंग में अगर आप ये 4 अप्रोचेस की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर गए तो समझ लें आपने 60% ट्रेडिंग को ही समझ लिया। बाकी तो फिर उनके सॉल्यूशंस की बातें हैं ना, वो इंशाल्लाह आगे जाके हम करेंगे बाकायदा तौर पर। और दूसरी है फंडामेंटल अप्रोच। जाहिर बात है बहुत से लोग फंडामेंटल्स को बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन फंडामेंटल अप्रोच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो आपने ये 4 कैटेगरीज याद रखनी है, नोट कर लेनी है अपने नोट्स में बाकायदा तौर पर कि स्टाइल ऑफ थीम ट्रेडिंग क्या है। इसमें भी प्रॉब्लम है। अब ये नहीं हो सकता आपके बस आपका दिल कर रहा है तो मैं ऐसे ट्रेड करूंगा, मेरा दिल कर रहा था ट्रेंड को, मेरा दिल कर रहा था मैं इसको, नहीं, आपके सोचने कहने स्टाइल से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं कि मार्केट गुंजाइश देती है आपको ट्रेड करने की, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर आप अपने ही मेथड की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो रिफाइन नहीं होगा, ये बेहतर नहीं होगा। कुछ मेथड ऐसे हैं कि वो एक लिमिट में काम करते हैं, उस लिमिट को आप एक्सटेंड कर ही नहीं सकते, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिसमें बेशुमार एक्सटेंड होने का पोटेंशियल होता है, लेकिन आप ही उसको एक्सटेंड नहीं कर रहे होते, आप उसका एक लिमिटेड वर्जन सा यूज कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर लास्ट पे आती है स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम, यानी कि ये वो कोर टेक्निकल हिस्सा है। ये आपको अंडरस्टैंड हुआ तो आपको समझ आएगी स्ट्रेटेजी बिल्ड कैसे होती है, स्ट्रेटेजी में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिस पर आपकी सारी बिल्डिंग बेसिकली खड़ी होगी, ठीक है। तो इसमें आपकी अगर कोर बिल्डिंग ही ठीक नहीं है तो अल्टीमेटली आप उसके ऊपर मजीद कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्ट्रेटजी प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रेटजी की कोर कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सी स्ट्रेटजी होती है, काइंड ये सब इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अभी। तो 4 कोर कैटेगरीज हैं प्रॉब्लम की जिसको ऑटोमेशन डील करती है, बेहतरीन अंदाज में डील करती है। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको ट्रेडिंग की समझ आएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे मैंने बताया इसको अपने उन दोस्तों से भी लाजमी शेयर करें जो ट्रेडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम रखते हैं ऑटोमेशन को लेकर, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फॉर एग्जाम्पल आप नए हैं तो भी आपके लिए ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह काम करेंगी। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम में जो 4 कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन 4 कैटेगरीज के आगे इनकी सब कैटेगरीज आएंगी, ठीक है, उनको हम थोड़ा थोड़ा फर्दर देख लेते हैं। अच्छा, मेरे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि ऑटोमेशन का बहुत सारा स्टफ और कंटेंट आपको मिलेगा, अच्छी किस्म का मिलेगा, डिटेल में मिलेगा, लाइव रिजल्ट के साथ मिलेगा। तो उससे पहले ये आपको अंडरस्टैंड होना जरूरी है, इसको निसाब समझ लें, इसको समझ लें कि जो मैंने ये प्रेजेंटेशन आपको दी है ना, ये इस वक्त आपका ऑटो ट्रेडिंग का एक बेस निसाब है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको आगे ऑटो ट्रेडिंग को डील करना, चलना, सर्विस करना, सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एनालिटिकल अप्रोच में क्या प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा हम इसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे लेटर जो प्रॉब्लम आएगी, अब मैंने यहाँ पे इनको एरियाज को डिफाइन कर दिया, डेफिनेटली इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल में तो चार्ट पे ही हम देखेंगे, आपने सिर्फ अभी नोट कर लेना है। और इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं मजीद ऐसी एनालिटिकल अप्रोचेज जिनका इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी इसी में आएंगी। मैंने मेजर जो है वो आपको डिस्कस कर दिए हैं, जिनका हम नॉर्मली सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, या जिनका आमतौर पर नॉर्मल ट्रेडर ने प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होता है। तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज एक कॉमन चीज़ है। मूविंग एवरेज में हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि मूविंग एवरेज अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाती, या इसकी लिमिट्स क्या हैं। मूविंग एवरेज का मतलब ये नहीं कि मूविंग एवरेज जो है वो अच्छा फिल्टर नहीं है, अच्छी एनालिटिकल अप्रोचेज नहीं है। तो एनालिटिकल अप्रोचेज में प्रॉब्लम का मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि ये स्ट्रेटजी, ये थीम, बल्कि मैं स्ट्रेटजी नहीं कहता इनको, एनालिटिकल अप्रोचेज इसलिए कहता हूँ कि ये स्ट्रेटजीज नहीं है। स्ट्रेटजीज एक सेट ऑफ रूल होता है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेशन में। लेकिन अभी ये सिर्फ है एक एनालिटिकल, मार्केट को आप अप्रोच किस अंदाज में कर रहे हैं, ठीक है। और मूविंग एवरेज का कोई भी मॉडल उठा लें, जब मूविंग एवरेज के मॉडल में हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक आम यूजर मैनुअल ट्रेडर क्या प्रॉब्लम फेस करता है, उसका ऑटोमेशन में क्या सोल्यूशन है, ठीक है। फिर हम उन सिस्टम से बात करेंगे, उनको टेस्ट भी करेंगे। तो इस तरीके से
एनालिटिकल अप्रोच को कवर करेंगे आगे जाके, ठीक है। फिर बुलिंगर बैंड एक कॉमन आप देखते हैं, एक ब्यूटीफुल किस्म का इंडिकेटर है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ट्रेंड ट्रेडिंग में क्यों नहीं काम करता, रेंज ट्रेडिंग में क्यों काम करता है, और इसकी कौन सी रेशियो होनी चाहिए, इस पे कौन से मनी मॉडल लग सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे बुलिंगर बैंड के अंदर। और कहाँ पे बुलिंगर बैंड नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, ये सारा। तो आरएसआई की प्रॉब्लम्स आ गई, स्टोकेस्टिक की आ गई, डिवर्जेंसेस जो लोग यूज करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, मल्टीपल डाइवर्जेंसेस, टाइलो डाइवर्जेंसेस, इसके ऊपर जो मॉडल लग सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये क्या लैगिंग है या क्या आप लीडिंग टाइप की डाइवर्जेंसेस की बात कर रहे हैं, या आप इसको सिर्फ कंफर्मेशन यूज करेंगे। हम बहुत से सिस्टम में डाइवर्जेंस को यूज डायरेक्टली कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। ये सारा कुछ कवर होगा डाइवर्जेंस की एनालिटिकल अप्रोच के अंदर। फिबोस बहुत से लोगों को लाइक है, बहुत से यूज करते हैं। बाद दफा ये होता है कि सिंपल फिबो भी लोगों को यूज करनी नहीं आती, तो इसके ऊपर जब हम मनी मॉडल लगा के बहुत सी चीजें देखेंगे तो फिब पे कैसे मॉडल बनते हैं और आप उससे क्या क्या सीख सकते हैं, आपको क्या फायदा हो सकता है, किस लिमिट में काम करना है, वो सब फिबोस के अंदर आएगा, ठीक है। इस तरह ट्रेंड ट्रेडिंग, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स आपको बहुत सी अच्छी किताबें अगर ट्रेंड ट्रेडिंग पर उसमें भी पता चल जाएंगी। बहुत से अच्छे ट्रेडर ने 15-15 साल काम करके ट्रेंड ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को डिफाइन किया है, वहां से इनफ गाइडलाइन मिलेगी। लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली ऑटो ट्रेडिंग के अंदर देखेंगे कि ऑटो ट्रेडिंग किस तरह से ट्रेंड ट्रेडिंग को डील करती है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था पीछे आपको, ट्रेंड फॉर्मेशंस को डील करती है, ठीक है। इस तरह से आपने बहुत से इंडिकेटर देखे हैं, सुपर ट्रेंड है, रैंको बेस सिस्टम है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ब्लॉक थ्योरीज हैं, एरियाज में लोग काम करते हैं। बाद लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस डायरेक्टली काम करते हैं, बाद लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज में काम करते हैं। तो इन सारी अप्रोचेज में कौन से ऐसे लैग हैं जिसकी वजह से आप इसको जब कोर्सेज में भी पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आप एक लूप में फंस जाते हैं ज़हनी तौर पे शुरू में। फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल आपका वो लूप चलता रहता है और आप फाइंड करते हैं कि मुझे इसका कोई सॉल्यूशन मिल जाए, मुझे कोई नया मेथड मिल जाए, मैं किसी तरह से इसका मसला हल कर लूँ। तो यकीन करें इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन सिर्फ ऑटोमेशन में है। एज़ ए अंडरस्टैंडिंग भी, एज़ ए प्रैक्टिकल वैल्यू भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो तो ये आपका ऐसा एक जानदार किस्म का कह लें ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। अगर आप भी इन चीज़ों को कवर कर गए ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका ये आइडियलाइज टाइम होगा आपके ट्रेडिंग कैरियर के अंदर। मैं कोशिश कर रहा हूँ 9-10 साल का एक्सपीरियंस आपको किसी तरीके से इस तरह से इंडेक्स फॉर्म में दे दूँ, जो ऑलमोस्ट चलें जब हमारा कंटेंट आएगा इंशाल्लाह वो इन्हीं चीज़ों पे होगा, तो आपको अंडरस्टैंड जल्दी होंगी। अगर आपकी अप्रिसिएशन होगी, फीडबैक अच्छी होगी, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें इसको आसान से आसान और मोर प्रैक्टिकल करके आपके साथ शेयर करूँ। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ये फर्स्ट कंटेंट है इसका, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से हम जियो पैटर्न्स पे भी देखेंगे इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। जियो पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न लोग बाद दफ़ा इसको प्राइस एक्शन में भी ले लेते हैं, जैसे आप फ्लैग्स, पीनट्स, ट्राइएंगल्स, रेक्टेंगल्स, इन चीज़ों पे काम करते हैं। सारे जियोमेट्रिकल पैटर्न्स कहलाते हैं बेसिकली। तो जियो पैटर्न में क्या प्रॉब्लम है, मल्टी टाइम फ्रेम में क्यों वो पैटर्न फॉलो नहीं हो सकता, उसकी लिमिट्स क्या है, उसकी गेजेस में क्या प्रॉब्लम है, उसमें मनी मॉडल कौन सा नहीं लग सकता, ये सब चीज़ें डील कौन करेगा, आपकी ऑटोमेशन डील करेगी, ठीक है। इस तरह कैंडलस्टिक पैटर्न, अब बहुत से लोग कहते हैं हमें सर मैंने कैंडल स्टिक पढ़ा है, सर मैंने कैंडल स्टिक सीखना है। ओ भाई, कैंडल स्टिक जो है वो सिर्फ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसने सबसे पहली किताब लिखी उसने कहा ये एनालिटिकल अप्रोच है। आप इसको कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब तो बड़ा आसान है कि 12, 15, 20 पैटर्न लोगों ने शक्लें बना के लगा दिए होते हैं और आपको लगता है कि बस इसी को फॉलो करेंगे और सारा काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो इसलिए कि किसी भी एनालिटिकल अप्रोच का मतलब है ट्रेडिंग का एक आधा हिस्सा। एक आधा हिस्से का मतलब क्या होता है कि आपको बाद दफा इसी चीज को इस तरह से एक्सप्लॉइट करके बता दिया जाता है कि भाई ये लो मुर्गे की एक टांग पकड़ लो। आप बेचारे मुर्गे की एक टांग पकड़ लेते हैं और उसके बाद ढूंढते रहते हैं बाकी मुर्गा किधर है, और वो आपको मिलना नहीं है। कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है, कोई आपको इन चीजों के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ा देता है। भाई इन चीजों से बचना है तो थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड कर लो, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसको नोट करके समझने की कोशिश करो। तो इंशाल्लाह आपके ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग फिर एज ए कैरियर आपको मजा भी देगी, फिर आपको एक सेंस देगी, फिर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, फिर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो सिर्फ कहने से नहीं है कि मुझे किसी ने ऐसे कर दिया, मुझे स्कैम कर दिया, मुझे मिला नहीं। वह मुझे तो 9 साल में कोई पर्सन हमेशा जब कहते हैं कि सर हमें मेंटोर नहीं मिला, हमें अच्छी जगह नहीं मिली, ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, मैं तो सिखाता ही 1 to 1 हूँ भाई 9 साल से। मैं तो लेक्चर बेस्ड काम ही नहीं करता कि 20 बच्चे बैठा के उनको लेक्चर दिया, किसी को समझ आया नहीं आया, तो ट्रेडिंग ऐसे होती ही नहीं है।
तो ये प्रैक्टिकल अप्रोचेज आपको इख्तियार करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना वो बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स बने होते हैं बाकायदा तौर पर। वो आपकी कैंडल्स को आराम से आइडेंटिफाई कर देंगे, आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वैसे भी हैं, ट्रेडिंग व्यू पे भी पड़े हुए हैं, इंडिविजुअल इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कैंडलस्टिक में आएगी इसके टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस की प्रॉब्लम पे, इस पे पैसा लगाने के पैटर्न्स के ऊपर। और हम उन पैटर्न्स की बात कर रहे हैं और जनरल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो अगर 10% भी फॉलो करें तो उनका रिजल्ट सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी अप्रोच कोई भी सुना देगा एनालिटिकल और कहेगा देखो मेरा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो बस अब आपका अल्लाह तवक्कल, आपका पता नहीं आता है कि नहीं आता है। नहीं, स्ट्रेटजी उसको कहा जाता है जो अगर 5 to 6% भी फॉलो करें, चाहे 50 बंदे भी फॉलो करें, तो उनका रिजल्ट वेरी ना करे। वेरी का मतलब ये नहीं कह रहा कि सेम पैसे बने, लेकिन उसी डोमेन में उनको सेंस बन रही हो। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए तो रूल काम कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा है, मुझे वो पैटर्न नजर आ रहा है, आप बेचारे तलाश कर रहे हैं, आपको नजर ही नहीं आ रहा, या मैं उसको किसी और तरह प्ले कर लेता हूँ, आप किसी और तरह से प्ले कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज नहीं कहलाती, समझ रहे हैं। हम जब प्रॉपरली ऑटोमेशन की बात करते हैं तो वो कंप्लीट पैकेज की बात है, जहाँ एनालिटिकल अप्रोचेज का मनी मॉडल के साथ सेम होना जरूरी है। ये चीज आप सिर्फ इसी में सीखेंगे। आमतौर पर तो आप ये सीखते हैं कि आपने एक एनालिसिस सीखा, कोई स्ट्रेटजी सीखी, ये एक पार्ट है उसका, ठीक है। आपको एनालिसिस और स्ट्रेटजी का बता दिया कि ये बड़ा अच्छा मेथड है। उसके बाद में आपको सिंपल सा मनी मॉडल पढ़ा दिया जाता है और क्या जाता है, चलो भाई अब इसको तलाश करके अपना डिसिप्लिन बनाओ खुद से। और वो आपका बन नहीं पाता, क्योंकि दोनों चीजों में कोई ना कोई लैग होता है। अब एनालिटिकल अप्रोच में आपको क्वेश्चन ही नहीं करने आते, उस्ताद तो क्वेश्चन सुनते ही नहीं है आपके, ठीक है, वो तो सब आपके सर पे डालेंगे। मनी मैनेजमेंट आपने टेस्ट ही नहीं की होती, वो सिर्फ आप एक क्या लें, होप के साथ लगा रहे होते हैं कि हाँ अगर ये पैसे लगेंगे क्योंकि चार्ट पे नजर आ रहा है ना तो बनेगा। मैं आप ऑटोमेशन में जब जाएंगे बहुत सी स्ट्रेटेजी आपको टेस्ट कराऊंगा और आप हैरान होंगे कि जितने मेंटोर्स क्लेम करते हैं इन मनी मॉडल्स को, वो मनी मॉडल प्रैक्टिकली काम ही नहीं करते। ऑटोमेशन में आप रिजल्ट देखेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आप कहेंगे यार ये क्या बात है, जो मुझे सिखाई जा रही है चीज वो तो ऑलरेडी काम नहीं करती, 6 माह के रिजल्ट में भी काम नहीं करती। तो चूंकि आपको टेस्टिंग वाली चीज से रोका गया, आपको यही नहीं बताया गया कि किसी आइडिया को बिल्ड करके टेस्ट करने तक यही वो स्किल है जो आपने ट्रेडिंग में लेनी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से अब हम जो रिनाउंड स्ट्रेटेजी दें, जैसे इलियट बड़ी इंपॉर्टेंट है, $500 तो भाई उसका मंथ का चार्ज करते हैं आपको, एवरी मंथ सिखाने का करने का। इसके लिए स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर होते हैं, वो इंडिकेटर्स भी एक खास सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये कंपाइल ही नहीं हो सकती, जैसे MT45 नहीं है इसके लिए बने, हार्मोनिक्स है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं। अच्छा, इनमें भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप इसको मनी मॉडल लगा के टेस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, ये याद रखिएगा कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आपको जब भी ऑटोमेशन का वर्ड आए ना, तो बस एक चीज अंडरस्टैंड कर लेनी है कि एनालिसिस का आइडिया कोई भी हो सकता है, आपको कोई भी आइडिया दे सकता है। आप वो आइडिया आपके देन में आ गया, आपने कहीं किताब से पढ़ लिया, आपने किसी यूट्यूब से सुन लिया, आपको किसी मेंटोर ने सिखा दिया, आपने चलें जी किसी का कोई सिग्नल ही फॉलो कर लिया, तो वो जस्ट एक आइडिया है। इस आइडिया के ऊपर अब हुआ क्या है, आपने लगा दिए पैसे, ठीक है। अब ये पैसे जो थे ना, ये आपने आइडिया पे तो लगा दी, लेकिन आइडिया टेस्ट नहीं हुआ। जिस पर्सन ने ये बताया कि भाई ये बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप सिंपली ये क्वेश्चन कर लें कि भाई ये आइडिया था, तुम इसको कोड करो, बैक टेस्ट करो और मुझको दे दो बना के, मैं खुद ही पैसा लगा लूंगा, कैसे लगाना है, तो इतने से क्वेश्चन पे सब बातें खत्म हो जाती हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए भाई आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप ट्रेडिंग को सिंपल रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगी। सिंपल मीन अपना अपना रोड पाथ क्लियर रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें मेहनत नहीं है, ऑटो ट्रेडिंग में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, स्क्रीन टाइम लगेगा, कैलकुलेशन, बल्कि आप, मैं तो अक्सर कहता हूँ आप 5 चीजें इकट्ठी करके रखें, जिसमें बादाम, काजू, किशमिश, ये सारी चीजें जो है ना, कुछ मेवे, मुझे दिमाग तेजी चाहिए, आपके तेज चाहिए इसमें, समझ रहे हैं, याददाश्त मजबूत चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी आपकी टेस्ट होगी बाकायदा तौर पर। स्क्रीन टाइम मैनुअल की तरह तो नहीं लगेगा 6 घंटे आपको स्क्रीन देखनी है, लेकिन आपको कैलकुलेटेड स्क्रीन देखनी होती है, ठीक है, पेपर वर्क करना पड़ता है बाकायदा तौर पर। तो एनालिटिकल अप्रोचेज में भाई ये जितनी थीम्स आती है ना, इन सारी में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे ऑटोमेशन में इनका सोल्यूशन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये चीजें हम इसमें लेके चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट
अब फंडामेंटल अप्रोच में आपने तीन चीजें अंडरस्टैंड करनी है। नंबर एक, फंडामेंटल्स को जो डाटा प्रोवाइड होता है आपको, जो आप कैलेंडर देखते हैं, फ्री कैलेंडर आ रहे होते हैं, रिपोर्ट्स आ रही होती हैं एवरी वीक मंथ में, सारे ट्रेडर उसको देखते हैं। तो भाई उसको देखने वाली अप्रोचेज जो है ना वो तीन है। नंबर एक, आपका वो डाटा बेसिकली बना है बैंक्स के लिए, क्योंकि बैंक्स आपकी पॉलिसीज बनाते हैं। बैंक के पास वो ऑलरेडी मॉडल होते हैं जिसकी बेस पर उसने ये तय करना है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे चेंज होगी, इंटरेस्ट रेट क्यों बदलना है, आपकी महंगाई की रेशियो को कैसे कंट्रोल करना है, उनका सीपीआई टारगेट एवरी ईयर का कैसे फुलफिल करना है। ये किसके लिए डाटा आ रहा है? ये बेसिकली फंडामेंटल डाटा है बैंक्स के लिए। ठीक है, ये मार्केट्स के लिए नहीं है, पहले ये अंडरस्टैंड कर लें। फंडामेंटल डाटा मार्केट के लिए नहीं आता, वो बैंक्स पॉलिसी मेकिंग के लिए उन लोगों के लिए आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि चूंकि वो इकोनॉमी और पैसे से मुतल्लिक है तो उसको दो और लोग भी देख रहे होते हैं। नंबर एक, इन्वेस्टर अप्रोच। इन्वेस्टर को आमतौर पर, मैं उस इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपने जो $150 किसी को इन्वेस्ट कर दिए दे दिए। मैं रियल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। रियल इन्वेस्टर जो होते हैं वो किसी भी सिस्टम को आमतौर पर ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं फौरी तौर पर, इससे पहले कि पैसा लगाएं। उनको क्वेश्चन आंसर करने आते हैं, उनको ये मॉडल्स पता होते हैं जिसकी बेस पर बैंक और इकोनॉमी काम करती है। ठीक है, तो इन्वेस्टर अप्रोचेज जो बड़ी क्लियर होती हैं, उनको पता होता है कि अगर गिवन डाटा प्लस आएगा तो इसके ऊपर बैंक की जो पॉलिसी बनेगी वो क्या होगी और इसका इफेक्ट जो है वो कितनी देर में आएगा। ये चीज़ों के उनको प्री मॉडलिंग के ऊपर जो रिजल्ट होते हैं वो पता होते हैं, समझ रहे? तो ये अप्रोचेज हैं, इन्वेस्टर्स अप्रोच करते हैं फिर उस रिजल्ट को अपने एक डिफरेंट अप्रोच के साथ मार्केट में लेकर। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आज न्यूज आई है तो जो भी फ्लैक्चुएशन आई आपने फौरी तौर पर उसमें जंप इन कर दिया, नहीं भाई। बाद दफा उस पूरे रिजल्ट को फाइनली आते आते हो सकता है 2 माह लग जाए मार्केट को एब्जॉर्व करते हुए। जो आपने आज रिपोर्ट देखी है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो वक्ती तौर पे सिर्फ पोजीशन चेंजिंग होती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होगी और पता नहीं क्या हो गया इस डाटे पर। तो बैंक्स की अप्रोच डिफरेंट है, डाटा इनके लिए है। इन्वेस्टर्स उसको अप्रोच करते हैं क्योंकि वो मॉडल्स को अंडरस्टैंड करते हैं जो बैंक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में ट्रेडर आता है जिसको रिटेल ट्रेडर या आप इक्विटी ट्रेडर या जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं। तो एज ए ट्रेडर इसको अप्रोच करने के फिर आगे तीन और दाविये आते हैं। ठीक है, कि हमने डाटा को कैसे पढ़ना होता है इससे पहले कि हम उसे इनकॉर्पोरेट करें अपने एनालिटिकल अप्रोच के अंदर। तो अगर आपने ये मॉडल समझ लिया, इसको क्या कहते हैं, इसको मनी मॉडल या फंडामेंटल मॉडल कहा जाता है, आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको फंडामेंटल ट्रेडिंग के लिए डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं। ऑटोमेशन में बेशुमार स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल्स को देखती भी नहीं है, उनको देखने की भी जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, क्योंकि उन इंफॉर्मेशन को कैलकुलेशन में ही कवर कर लिया जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं फंडामेंटल को आपको इस सेंस में कह रहा हूँ कि फंडामेंटल इंपॉर्टेंट नहीं है। फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट को मूव करने में बहुत हेल्प करता है। मेन तो मार्केट मूवमेंट की वजह ही फंडामेंटल होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस की। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल पे कोई डायरेक्ट सिस्टम बन जाता है जो किसी न्यूज पे आएगा तो उसको प्री कैलकुलेट कर लेगा, उसके रिजल्ट को देख के अपनी कोई स्ट्रैटेजी ऊपर नीचे कर लेगा, ऐसा नहीं होता। आपको फंडामेंटल मॉडलिंग को अंडरस्टैंड करके उसके एसेट क्लास पे इफेक्ट देखना होता है और उन फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है ऑटोमेशन के अंदर। तो फिर जाके आपको वो सेंस क्रिएट होगी कि फंडामेंटल अप्रोचेज ऑटोमेशन में काम कैसे करती हैं। तो आई होप इतने से आइडिया को भी अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके लिए आगे जाके काम करना आसान होगा। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। इतना लंबा लेक्चर जो है ना वो मुझे भी प्यास लग गई है। हम्म, अब इसमें हम तीसरी कैटेगरी देखेंगे और तीसरी कैटेगरी में हमारा है स्टाइल और थीम ट्रेडिंग। स्टाइल और थीम ट्रेडिंग में भी चार चीज़ें आ रही हैं, मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि नॉर्मली बहुत से लोग मार्केट में ट्रेंड ही फॉलो करना पसंद करते हैं। तो ट्रेंड ट्रेडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, जाहिर बात है। बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, बहुत से कामयाब हिस्ट्री के जो ट्रेडर हैं वो ट्रेंड ट्रेडर ही मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं? इस पर स्विंग ट्रेडिंग अक्सर नाम सुनते हैं आप। ठीक है, बाद लोग पिप साइजिंग को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ कैंडल्स पे काम करते हैं। तो ये बेसिक एक थीम और मॉडल हैं जो लोग बाद दफा सिंपल या आपस में मिला के यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जब ऑटोमेशन में आएंगे तो ऑटोमेशन की सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या है? वो हर चीज को आइडेंटिफाई करके कैटेगराइज कर देती है कि भाई ये चीज इस कैटेगरी की है, इस चीज की लिमिट इतनी है, ये चीज ऐसे कवर होगी,
ये चीज़ को आप ऐसे अप्रोच करेंगे तो आपको वहाँ पे जितने भी सेगमेंट्स मिलेंगे, जितने भी काम मिलेंगे, हर चीज़ की अपनी एक खास अंदाज और टिपिकल रेशो होती है काम करने की। तो ट्रेंड ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करेंगे तो इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखेंगे, उसके बाद उन सॉल्यूशन के ऊपर जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे उनको देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस क्लियर हो। ठीक है, तो ट्रेंड ट्रेडिंग थीम है, स्टाइल है, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, क्यों हर बंदा उसको फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है, क्यों मैनुअल ट्रेडर को उस पे मतलब कहाँ पे जाके ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो अगर मैनुअली सॉल्व करना चाहे तो नहीं कर पाता। ठीक है, जरा स्विंग ट्रेडिंग नाम तो बहुत सुनते हैं कि इसका मतलब आमतौर पर कि मैंने चाहे स्विंग टू स्विंग ही कोई भी बाय सेल को पकड़ी जाना है तो मैं जी स्विंग ट्रेडर बन गया हूँ 2-3 दिन का। नहीं, स्विंग ट्रेडिंग ये नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग होती है कि आपने स्विंग ट्रेडिंग की पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, किस लिमिट में ये काम हो सकता है, और उनको आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशन पे जब काम करेंगे फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग की ओरिजिनली समझ आएगी। फिर आप उसको फॉलो अप करेंगे तो आपका स्टाइल और थीम कहलाएगा बाकायदा तौर पर। ठीक है, और ये आपको कौन देगा चांस? ये आपको ऑटो ट्रेडिंग देगी। इस तरह पिप बेस्ड ट्रेडिंग है जिसमें मार्केट को एज ए पिप कवर किया जाता है। मार्केट 100, 150, 1500 जो भी यूनिट प्राइस पे आप उसका एटीआर डीटीआर समथिंग निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मैंने इस फिक्स को कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, कितने पैसों से कवर करना है, कितने रिस्क में करूँ। तो आप दो पिप बेस्ड ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं हैजिंग की और सिस्टम्स की, ग्रिड सिस्टम्स की, वो आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर भी काम होगा। बिल्कुल डिफरेंट टाइप मैथ बेस्ड काम है जो इसमें होता है। ठीक है, फिर कैंडल बेस आ जाता है जो कैंडल के ओपन लो हाई क्लोज पे काम करता है। हर वो थीम जो कैंडल के ओपन लो हाई लोज को लेकर कुछ ना कुछ बेस करेगी तो वो हमेशा क्या होगी? टाइम फ्रेम डिपेंडेंट। जैसे मैंने शुरू में बताया था टाइम फ्रेम बेस्ड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ऐसी हर स्ट्रेटजी जिसमें आपका एंट्री एग्जिट या कोई भी और मॉडल जो बेस करेगा कैंडल के ओपन लो हाई क्लोज पे तो वो टाइम फ्रेम डिपेंडेंट मॉडल कहलाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व करनी है, ऑटोमेशन आपको उसमें क्या हेल्प करती है, एज ए मैनुअल ट्रेडर आप उसमें अगर ऑटोमेशन से हेल्प लेते हैं तो क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब चीजें उसके अंदर आएंगी। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए ये तीसरी थीम जो है इसको मैंने एज ए कैटेगरी डिफरेंट रखा हुआ है। ठीक है, और फोर्थ और लास्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम। अब ये नाम भी आपने कॉमन सुने हुए हैं इसलिए मैंने हर चीज को देखें आपको आइडेंटिफाई करके लदा बताया, क्योंकि इन सारी चीजों पे हमने बाकायदा डीपली काम किया है। हर एक पे सिस्टम है, हर एक पे टेस्टिंग है, और इतना मटेरियल है सारे सारा कॉपीराइटेड इन हाउस बिल्टअप है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे किसी एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जो सारे मसले हल कर देगा, किसी थर्ड पार्टी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, या किसी और के सिस्टम को प्रमोट करने की बात करूंगा। मैं आपको ऑटो ट्रेडिंग कोर्स से लेकर बाकायदा तौर पर एज ए कैरियर ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म चाहिए आपको जो सारा आपको 0 to 100 के लिए इक्विप्ड कर सके। बहुत से मेंटोर ऑटो ट्रेडिंग का नाम सुन के पसीने निकल जाते हैं और वो यूजर को कह देते हैं भाई ऑटो में कुछ नहीं होता, बस ऐसे होता है वैसे होता है। क्यों भाई? ऑटो ट्रेडिंग के लिए थोड़े से पल्ले से पैसे लगाने पड़ते हैं मेंटोर्स को। पहले से पैसे का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अपनी एजुकेशन के लिए पहले उनको उस चीज पे पैसे लगाने, अपने आइडियाज को प्रूव करने के लिए साबित करना है, अपनी लर्निंग करनी है, उसके बाद में यूजर को सिखाना है। ये जो एनालिटिकल अप्रोचेज हैं, जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम, ये इसीलिए तो आ रही हैं कि ये तो आप कहीं से भी किताब से उठा के पढ़ा देते हैं किसी को, दो पीडीएफ इधर से उठाई, किसी का कोर्स पढ़ा, किसी ने कुछ किया और आपको उसके ऊपर स्टार्ट कर दीजिए ट्रेडिंग। लेकिन ये एक ऐसी समुंदर है ट्रेडिंग का जिसके अंदर आप जा तो रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, इक्विप नहीं किया, तो भाई डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो स्ट्रेटजी प्रॉब्लम भी हम बाकायदा आइडेंटिफाई करेंगे। ब्रेकआउट प्ले करते हैं तो सुनने में तो बड़े सिंपल है, अच्छे हैं, लो भी ब्रेकआउट खेल लो, ब्रेकआउट पकड़ लो, ठीक है, यहाँ से मार्केट ब्रेक होगी, इसकी काइंड कितनी है, ठीक है। ये सारी चीज में जब हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑटोमेशन में तो उसके अंदर हम देखेंगे इसकी प्रॉब्लम क्या है, और ब्रेकआउट्स को बेसिकली मनी मॉडल्स कौन सा लगना चाहिए, कैसे प्ले होना चाहिए, और किस तरह से आप किन किन ब्रेकआउट्स के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं बाकायदा तौर पर। ये नहीं है कि आप सिर्फ कह देंगे ये दो लाइनें लगी हैं और ये एक ब्रेक बन गया और इसको बस पकड़ना शुरू कर दो। एज ए मैनुअल ट्रेडर सारी उम्र आप इसी के अंदर घूमते रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट की काइंड, ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजीज, इसमें सारे प्रॉब्लम और किस तरह से बेस्ट सोल्यूशन आप उसके लिए चूज करेंगे। समझ लें कि ट्रेडिंग जो है ना ऑटोमेशन में आपको ये चॉइस दे रही है कि आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं। ऑटो ट्रेडिंग सॉल्यूशंस ही की बात करती है, प्रॉब्लम्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपको अभी ये भी नहीं पता होता है एज ए ट्रेडर कि भाई मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैंने सीखना क्या है। समझ रहे? ऑटो ट्रेडिंग में सॉल्यूशंस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, एक दो तीन चार कामों को करने के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस ऑलरेडी पड़े हुए हैं सूट जाल में। ठीक है,
अच्छा ये जूम हो गया थोड़ा सा। चलें, अब इसमें ये कि हमने ये जो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स हैं इनको भी आइडेंटिफाई करना है। सिंगल ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है, आपको आराम से कह तो दिया जाता है कि भाई सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर प्ले कर लेना है, आपने बस सिंपल एक ऑर्डर लगा के उसका टीपीएस लगा के उस पर डिसिप्लिन बनाना है तो चलें जी। भाई सिंगल ऑर्डर स्ट्रेटेजी कभी भी ग्रोथ नहीं करती, याद रखिएगा। जब टेस्ट में देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको ट्रेडिंग और मनी मैनेजमेंट के नाम पर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लॉइट की जा रही हैं। मल्टी ऑर्डर्स लगाने में प्रॉब्लम क्या है, मल्टी ऑर्डर थीम्स में प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से ऑटोमेशन उसको डील करती है। हैजिंग करना अच्छा है बुरा है, बहुत से लोगों को नहीं पता। बहुत सी हैजिंग जो आप करते हैं वो तो प्रॉब्लम में आने पे करते हैं ना, जब फंस गया अकाउंट तो हैज कर दिया, उसकी बात नहीं कर रहा। हैजिंग प्रॉपरली करने पे बहुत सी थीम्स बनती हैं और वो हैजिंग के जरिए होती है। उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैनुअली क्यों एग्जीक्यूटिंग किया जा सकता और ऑटोमेशन उसको क्या सोल्यूशन देती है, उसमें हैजिंग सिस्टम तो सब कुछ आएगा। स्काल्पिंग क्या है, आप स्काल्पिंग सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गया, ये स्केलिंग आना था, ठीक है। ये स्केलिंग अप और डाउन करना, मतलब आपने एक अगर ट्रेंड फॉलो किया, मिसाल आपके जेहन में आ गया कि चलें जी ये एक ट्रेंड जा रहा है, मिसाल एक छोटी सी आइडिया की बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ बाय करता हूँ, फिर मैं दोबारा एक बाय कर लूंगा, फिर मैं एक बाय और कर लूंगा और पिछले ऑर्डर्स को मैनेज करता जाऊंगा। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, आप स्केलिंग अप आइडिया को फॉलो कर रहे हैं। अब ये हर ट्रेंड में फॉलो होता है कि नहीं, कहाँ पे ये फेल हो जाएगा, कहाँ पे आपको इसको बाय रूल टेस्ट करने की जरूरत है। तो स्केलिंग चाहे आप अप कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम है। मैनुअल ट्रेडर्स को कैसे फॉलो अप करेगा, कैसे यूज करेगा, ऑटोमेशन इसका क्या सोल्यूशन देती है, वो सब इसमें आएगा। इस तरह एवरेजिंग बहुत ही कॉमन स्ट्रेटेजी है, मैंने सबसे ज्यादा लोग लॉसेस करते हैं इसी के अंदर देखे। एवरेजिंग का मतलब है कि आपका मिसाल लेंगे, मार्केट नीचे आ रहा था और आप क्या कर रहे थे, आपने वहां पर एक बाय कर लिया एक्सपेक्टेड कि मैं यहाँ से सोच रहा हूँ मार्केट उठ जाएगा, आपका जो भी एनालिसिस था उसके मुताबिक, फिर आपने एक और बाय कर दिया, फिर आपने एक और आप इस होप में बैठ गए कि अब मेरे ये सारे ऑर्डर कहीं पे एवरेज होकर मुझे निकलने का चांस मिल जाए। इस पे लोग बहुत से ऑटोमेशन के सिस्टम यूज करा रहे हैं रॉ फॉर्म के अंदर। रॉ फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो इंतहाई डेंजरस है, वो आपकी मार्टिंगल डायरेक्टली ओपनली यूज करते हैं, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होती, कोई फिल्टर नहीं होता, लोगों के अकाउंट्स अच्छे खासे रेस पे बाकायदा ब्लॉक हो जाते हैं और सिर्फ वो बेचारे साथरे में लग जाते हैं। यार दो चार दफा पैसे तो आए थे, इसका मतलब है काम करता है। अब उनको इतना भी नहीं पता कि भाई वो गाड़ी जो आपको एक ना एक दफा मारेगी, उस गाड़ी से फार मोर बेहतर है जो चलेगी तो स्लो लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग से चलेगी, ठीक है। तो एवरेजिंग खतरनाक मेथड है, मैनुअली तो हैंडल ही नहीं हो सकता। एवरेजिंग अगर रॉ सिस्टम को यूज करेंगे तो भी डेंजरस है, जब तक कि आप उसमें पिप एवरेजिंग को, प्राइस एवरेजिंग को और इसके फिल्टर्स की प्रॉब्लम को समझते हुए ऑटोमेशन में इसका सोल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे। सिर्फ एवरेजिंग पे एक सिस्टम बना लेने से वो सिस्टम नहीं बन जाता, ठीक। तो इस पे भी बहुत से लोग मैंने एक्सप्लॉइट होते देखे हैं बेचारे। फिर उसके बाद आई थी आपकी मल्टी टीपीएसएल प्रॉब्लम। आप बहुत से सिग्नल बढ़ते हैं ना ऐसे कि जिस सर ने जहाँ पे दो तीन ऑर्डर लगवा दिए, उसके बाद उन्होंने मल्टी टीपी लगवा दिया और उसके बाद एक एसएल रख दिया, तो जी हमें तो दो दो टीपी हिट हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। याद रखिएगा, दुनिया का कोई ट्रेडर आज तक किसी दूसरे के सिग्नल पे ना तो अमीर हुआ ना कामयाब हुआ, ठीक है। तो आपने अगर अंडरस्टैंड खुद करना है, बहुत से लोग मैंने सुना है उनको शुरू में पैशन तो बहुत होता है, वो कहते हैं सर मैं ट्रेडिंग को ए टू जी सीखना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग को फुली सीखना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं पता भाई उसमें फुली में चैलेंज क्या है। वो कोर्स और निसाब की बात नहीं है कोई, वो 30 दिन के कोर्स की बात नहीं हो रही। आप फुली इसको सीखने के लिए कमिटेड हो गए जिसका आपको अभी चैलेंज ही नहीं पता। तो अगर फुली आप जंप इन करना चाह रहे हैं तो ये वो डोमेन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें अपने आप को डिग इन करें अच्छी तरह, फिर आपका पैशन का पता चलेगा कि भाई अब आप किस साइड पर जा रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे आपकी स्किल जो होंगी वो चैलेंज होंगी, यहाँ पे आपके पैशन की नीड आएगी बाकायदा तौर। तो इसी में फिर पेंडिंग ऑर्डर्स के साथ कैसी प्रॉब्लम है, जिसकी बेस पर पेंडिंग ऑर्डर्स की स्ट्रेटजीज आप बाय हैंड क्यों नहीं लगा सकते, लगाना चाहें तो कौन से सिस्टम काम करेंगे, ऑटोमेशन उसमें क्या सोल्यूशन देगी, मार्केट की जो अपनी प्रोफाइल है वो पेंडिंग ऑर्डर्स को किस तरह से डील करती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में आएंगी, ये स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, किस लिमिट में काम करती हैं और ये सारी चीज़ों को बेहतरीन डील करेंगे हम किस चीज़ में, हम अपने ऑटोमेशन के सिस्टम के साथ प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देखेंगे, इनकी मेकिंग भी देखेंगे, उनको बनाने का तरीका और जो जो कुछ अभी हमने पढ़ा वो सारा कुछ इसमें आएगा। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइंड करता हूँ अब, ताकि आपको एक दफ़ा दोबारा याद रहे सारा कुछ।
सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजी देखी, ये सारी टर्मिनोलॉजीज बाय नेम जिस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा तारफ कराया, आगे जाके भी इनकी डिटेल आती जाएगी, आपने इन टर्मिनोलॉजीज को नोट करना है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल होती है। फिर हमने प्रॉब्लम देखी, 4 कैटेगरी में हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, एनालिटिकल अप्रोच, फंडामेंटल अप्रोच, स्टाइल और थीम ट्रेडिंग क्या होती है और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्या होती है। इन प्रॉब्लम को डील करने के लिए ऑटोमेशन फिर अपना क्या रोल अदा करेगी, आप जो भी मैनुअल ट्रेडिंग में सारी थीम में करते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से आपको पैसे नहीं बनते, जिसकी वजह से आपके लॉसेज हैं। वैसे उसको बाद दफ़ा ये कह दिया जाता है कि नहीं ये आपकी इमोशनैलिटी की वजह से ऐसा हो गया, नहीं जी ऑटो ट्रेडिंग को बेचारी को सिर्फ इतना आपने एक टैग दे दिया कि वहाँ पे शायद इमोशंस नहीं होती, भाई वहाँ पे आपकी मैनुअल से ज़्यादा इमोशंस होती हैं, वहाँ पे उसकी कैलकुलेशन आपकी 100 गुना ज़्यादा होती हैं जो मैनुअल रीडिंग में आपका दिमाग अभी यूज़ नहीं कर रहा होता। तो आप ऐसे ले लेंगे चले इमोशंस नहीं होंगी, लेकिन वो आफ्टर सिस्टम चलने के बाद होता है, बनने तक सारी इमोशंस ही होती हैं सिस्टम के अंदर। फिर कैलकुलेशन अगर आपकी 10% दिमाग यूज़ हो रहा है तो कह लें इसमें 90% आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई चीज़ आपको डायरेक्टली पहले आसान हो जाएगी। सब फ्रीडम फॉरेक्स ट्रेडिंग में या किसी ट्रेडिंग अप्रोच में बाद में मिलती हैं, पहले काम और मेहनत करना पड़ता है। तो ये जितनी अप्रोचेज हैं भाई, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस कैटेगरी में हम देखेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल अप्रोचेज में मैंने बताया जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डील करेंगे, और फिर स्टाइल और थीम ट्रेडिंग में क्या आती हैं और जो जो सिस्टम में इसके ऊपर काम करते हैं। फिर इसी कैटेगरी में हमारा सारा कंटेंट चलेगा किस चीज़ का, जो अब इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह शेयर करता जाऊंगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बाद में चैनल देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आपको हमेशा पहले ये इंडेक्स प्रोफाइल देखनी पड़ेगी कि इसी डोमेन में काम हो रहा है, इसी डोमेन में आपका जो प्रॉब्लम आएगा वो शेयर होगा चैनल के ऊपर, ठीक है। तो होपली मैंने नहीं देखा 9-10 साल में किसी का ऐसा प्रॉब्लम हो जो हमारे चैनल पे यानी हमारे प्लेटफॉर्म पे सॉर्ट आउट ना होता हो, चाहे वो किसी भी एक्सपर्टाइज का जो मर्जी फेज का ट्रेडर हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो अप करना है। अच्छी इसमें कोई सर्विसेज नहीं है अभी, मैं कोई कोर्स नहीं करवा रहा, अभी मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि आपको आप कहें जी फ़ौरन से मेरा लेके कोई सिस्टम बनवा दें। ये सब चीज़ें अभी फ़िलहाल टाइम गेन आप इसको पेंडिंग रखें। जब वक़्त आएगा तो मैं आपको खुद ही बता दूँगा, ठीक है। अभी आपने सिर्फ़ अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग को एज़ ए करियर लेने के, तो उसका राइट वे और राइट मेथड क्या है वो मैंने आपके साथ इस इंडेक्स और तरीक़ेकार में शेयर किया है। इसमें सब प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से आप सॉर्ट आउट करना भी सीख जाएँगे, उनके सॉल्यूशंस को फॉलो करना भी सीख जाएँगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाज़मी लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट कंटेंट जब आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।